जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जीके जीएस की महा मैराथन क्लास, जीके जीएस की मास्टर क्लास। ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी है आर्मी अग्निवीर के एग्जाम को क्लियर करने की। आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, ये 200 क्वेश्चन सीधे आपके पेपर में आएंगे और साथ ही साथ 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आपने यदि एक सेकंड भी क्लास को मिस किया तो बेटा आपको पछताना पड़ेगा। परीक्षा से पहले ये क्लास आपको जरूर देखनी है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इस बात को सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में जीके जीएस के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हम मोटा मोटी मान के चलें कि जब हम 66-67 पेपर लगाएंगे तब जाकर हम लोगों को यहाँ पे 200 जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इस अकेली क्लास के अंदर आपको 200 जीके जीएस के वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं और साथ ही साथ 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन्हीं के अंदर आप लोगों के एग्जाम के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब चॉइस आपकी है। 66 यहाँ पे प्रैक्टिस सेटों के अंदर माथा मारो, वहां से क्वेश्चनों को निकालो और उसके बाद में आप रिवीजन करो, या फिर इसी क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन कर लो और सारे के सारे जीके जीएस के क्वेश्चन है उनको उंगलियों के ऊपर याद कर। मेरा काम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का है। 10 दिन से ज्यादा हो गए इस क्लास को बनाते हुए, इसके कंटेंट को तैयार करते हुए, और आज उस मेहनत का रंग है आपके सामने मैं लेकर आ गई हूं। ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, ये यहाँ पर आत्मा से की गई मेहनत है और उस मेहनत का फल सीधा आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन मिलेगा तभी जब आप इस क्वेश्चन का एक एक पहलू समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार वॉच करेंगे। जब हम लोग टीचरों को एक क्लास को बनाने में और उसके कंटेंट को तैयार करने में 15-15 दिन का समय लग रहा है, तो बेटा उस मेहनत को आप लोगों तक पहुंचाने के बाद उस मेहनत को आप लोगों को याद करने के लिए कितना समय लगाने की जरूरत है, इसके बारे में सोचिए। बार बार बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम जैसे आपने पहले 200 क्वेश्चनों की महा मैराथन क्लास कराई है वैसी ही क्लास कराइए। कम से कम 150-200 बच्चों के यहाँ पे फोन आए हैं, मैम वैसी ही क्लास लेके आए। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये जरूरत लगी कि हाँ, अब बच्चों के लिए उस मैराथन क्लास की जरूरत है। तो आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आ गई हूँ। हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, कोशिश करनी है कि साथ साथ आप लिखते चलें। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेहतरीन क्लासेस का आप इसी प्रकार से फायदा उठाते रहें। महा मैराथन क्लास रहेगी, दिमाग के अंदर रहना चाहिए, मैराथन है तो लगातार चलना पड़ेगा, लगातार दौड़ना पड़ेगा। जैसे 1600 मीटर की रेस है ना, 6 मिनट में यहाँ पे खत्म करके बात बन जाती है, लेकिन मैराथन जो दौड़ होती है उसको लगातार करना पड़ता है। अब चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का जबरदस्त पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में, कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी मेरे लाडले याद रखेंगे, अहमदाबाद आपका साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत की पहली महिला सुल्तान, वो भी मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 के बीच में रहा था, इस बात को भी आपने याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर इस बात को भी याद रखेंगे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है, इल्तुतमिश की बेटी। रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। साथ ही यदि आपसे पूछ लिया जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मेरे लाडलो कब हुई थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है।
और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी जहाज, जी हाँ दोस्त, विश्व की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक कब डूबी थी? तो 1912 में, टाइटैनिक 1912 में डूबी थी। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही 1929 में क्या हुआ था? तो आपका बेटा यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य के लिए 1929 में यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान के भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपको इसके बारे में बताना है। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ अपने दिमाग में ये बात भी रखेंगे कि इस क्लास के अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स जीके, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं और साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन आज की सीरीज में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहां पर है? आपको इसके बारे में बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कह दे या न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कह दे, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द हैग। सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए FAO का मुख्यालय कहां पर है, तो वो स्थित है आपका रोम में। और साथ ही विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में स्थित है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे, कर यहाँ पे तमिलनाडु के साथ कर्नाटक की सीमा भी लगती है, केरल की सीमा भी लगती है, आंध्र प्रदेश की सीमा भी लगती है। लेकिन हमारे देश का 29वां राज्य जो 2014 में स्थापित हुआ था, इसकी तेलंगाना की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तमिलनाडु के साथ नहीं लगती है। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आपको इसके बारे में बताना है। तो जलियांवाला बाग शहर आपका बेटा स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर 13 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। अगले क्वेश्चन को करने से पहले सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुन लेंगे। काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस उनको कैसे याद करें। जीके के क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में करा रहे, बार बार रिवाइज कर रहे, फिर भूल जा रहे हैं। इसके साथ ही मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चंस हमसे नहीं बन पा रहे हैं। सही तरीका क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन से समझ में आने स्टार्ट हो जाए। तो बेटा चाहे ये बात मेरे से एक बार कहवा लो, चाहे ये बात मेरे से 10 बार पूछ लो, चाहे आप किसी और टीचर जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनकी सुन लो, हर टीचर की एक ही बात है कि आपको चीजें बेसिक से सीखनी पड़ेंगी। जीके भी यहाँ पे रटने से कभी याद नहीं होती है, जीके की भी समझ पैदा करनी पड़ती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना पड़ता है। और वो तभी होता है जब हम उस टॉपिक को गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं। और ये सारी चीजें आपके बेटा आर्मी अग्निवीर के कंप्लीट बैच में आपको मिलने लग रही हैं। और वो भी कहाँ पर? YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर। टॉपिक वाइज सारा का सारा कंटेंट आपको दिया गया है। जो आपका यहाँ पे ऑफिशियल पैटर्न है उसी पर आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पास इसके अंदर आपको दिया जा रहा है। और कॉस्ट कितना? सिर्फ और सिर्फ मात्र 299 रुपए, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ पे 100-200 रुपए का नुकसान हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे का भला होना चाहिए। अब यहाँ पे बार बार में टीम कहने लग रही है कि मैम वापिस से बैच का प्राइस आप 499 कर दीजिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी बच्चों को यहाँ पे प्राइस थोड़ा कम रहेगा, तो जल्दी यहाँ पे बैच के बारे में ये सोचना नहीं पड़ेगा कितने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। एक मिनिमम कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है ताकि आप लोग अपना बैच परचेज करके फटाफट से अपना रिवीजन है उसको कर सकें। तो बेटा YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बैच के साथ जुड़ी अपनी तैयारी है उसको फटाफट से यहाँ पे बेहतर करना स्टार्ट कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर कॉल कर लीजिएगा। आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम का 100% हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हर्षचरित्र की रचना किसने की थी, तो हरिश्चरित्रम की रचना यहाँ पे किसके द्वारा की गई है, बाणभट्ट के द्वारा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की गई है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है कालिदास जी के द्वारा की गई है। इस बात को भी सभी, शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की है, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को दिमाग के अंदर जाने दीजिए, ठीक है ना। अब अपना दिमाग है उसको बिल्कुल यहाँ पे 100% खोल लीजिए और हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ये मान के चलिए कि 200 क्वेश्चनों में से कम मैं ये मान के चलती हूँ 150 क्वेश्चन आज की क्लास में ही आपको याद हो जाने चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला के यहाँ पे कम से कम 500 क्वेश्चन इसी क्लास में आप लोग कर लेंगे। गिनते चलना, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराने लग रही हूँ वो भी आप लोगों को ऐड करने हैं और 200 क्वेश्चन जो है वो तो है ही। कम से कम इसी क्लास से आप 500 क्वेश्चन आज रिवाइज करके जाएंगे। लेकिन बेटा उसके लिए आपका हौसला जरूरी है, उसके लिए आपका सब्र जरूरी है, उसके लिए आप लोगों का सपना है वो वास्तविकता में असली होना चाहिए कि 2026 मतलब कि मेरी सिलेक्शन की साल चाहिए तो चाहिए। ये दृढ़ निश्चय जिस बच्चे का होगा वही बच्चा आज आखिरी क्वेश्चन तक क्लास के साथ बना रह सकता है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था बेटा 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करने से पहले आपको बता दें कि इसी पीडीएफ का आप लोगों ने यदि प्रॉपर रिवीजन करना है तो पूरी क्लास अटेंड करने के बाद में, तो ये आपको पीडीएफ sscgkgs.com वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है ना। sscgkgs.com वेबसाइट पर या तो आज शाम तक नहीं कल इसको हम अपलोड करवा देंगे ताकि आप लोगों को बेटा यहाँ पे इसका पूरा रिवीजन करने का भी फायदा मिल सके। और साथ ही ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दी जाए, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी इस पीडीएफ को पढ़ लेकर अपनी पढ़ाई है उसको जारी रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी आपकी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, आपको इसके बारे में बताना है। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी, जबकि शून्य की खोज किसने की थी लाडलो, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। और आर्यभट्ट की जो शून्य है ना, उसने हमेशा क्या कहा है, चाहे आप किसी के पीछे चलो लेकिन अपनी वैल्यू रखो, ठीक है ना, क्योंकि शून्य किसी के भी पीछे लग जाती है तो उसकी कीमत बढ़ा देती है। तो आपकी कीमत बढ़ाना आपके खुद के हाथ में है, इस बात को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मॉडरेटर के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि पोलियो किसके कारण होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, चाहे आपसे लाडलो यहाँ पे रेबीज पूछा जाए, चाहे तुमसे यहाँ पे पोलियो पूछा जाए, चाहे तुमसे यहाँ पे हेपेटाइटिस पूछा जाए, पीलिया पूछा जाए, या फिर आपसे यहाँ पे छोटी माता पूछी जाए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाए, आपसे यदि यहाँ पर एड्स के बारे में पूछा जाए, तो ये सभी की सभी बीमारियां किसके कारण होती हैं, वायरस के कारण होती हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे।
इसके साथ ही दाद, खाज, खुजली किसकी वजह से होती है? तो ये होती है फंगस की वजह से। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। इसके साथ ही यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है तपेदिक के क्षय रोग के बारे में, ठीक है, इसके क्षय रोग के बारे में पूछ लिया जाए तो वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो शारीरिक कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका एक भी यहाँ पर सेशन है मिस ना हो। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, ओरियन क्या है? तो ओरियन बेटा एक तारामंडल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। इसके साथ ही 12 अप्रैल को यहाँ पे बच्चों का पेपर है, तो जो बच्चे 12 अप्रैल को पेपर देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आप लोग यहाँ पर इसी क्लास का कम से कम 2 से 3 बार रिविजन कर लेना बेटा। इसी के अंदर से लगभग आपके जीके जीएस के क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब रिवीजन करना तुम्हारा काम है। जितना रिवीजन करो, कहते हैं ना कि जितना अभ्यास करोगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? आपको इसके बारे में बताना है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है और जिसके अंदर मेन रूप से जो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये इसका मुख्य रीजन है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपको इसके बारे में बताना है। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? प्रिस्टली को देखेंगे। प्रिस्टली भाई इसके साथ भी और प्रिस्टली इसके साथ भी, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? जोसेफ प्रिस्टली है। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसकी खोज की गई है? टेलीफोन की खोज की गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही सापेक्षता का नियम किसने दिया है? तो सापेक्षता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? लाडलो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। इसके साथ ही कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम NaOH है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है? CO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम क्या भी कहते हैं बेटा? जिसे हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? आपको इसके बारे में बताना है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है 78% कार्बन, यहाँ पे क्या? नाइट्रोजन। इसके साथ ही 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। इसके साथ ही 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन यहाँ पर कितनी है? 0.01% है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रकाश के एक यहाँ पे स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं जिसको हम वीबी ग्रो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं? वीबी ग्रो के नाम से जानते हैं। वी से क्या बन गया? वायलेट, ठीक है ना। वी से क्या बन गया आपका? वॉयलेट। आई से क्या बन गया? इंडिगो। आपका बी से क्या बन गया? ब्लू। ध्यान से लिख लीजिएगा। जी से क्या बन गया? ग्रीन, ठीक है। इसके बाद में वाई से क्या बन जाएगा? येलो। ओ से बन गया आपका ऑरेंज और आर से बन जाएगा रेड।
ये 7 रंग है जो किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, इंद्रधनुष के अंदर। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आपके घर के अंदर है। आपके घर में एक गाय बंधी होगी, एक आपके घर में यहाँ पे भैंस बंधी होगी। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि भैंस क्या रहती है, यहाँ पे गर्मी के कारण होकती रहती है, ऐसे हिलती रहेगी, गर्मी से उसकी हालत है खराब रहती है, ठीक है ना। लेकिन गाय को चाहे आप धूप में भी बांध दोगे तो भी वो नॉर्मल रहती है, उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सफेद गाय पे। रीजन क्या है, क्योंकि सफेद रंग क्या करता है, हमेशा यहाँ पे बेटा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जबकि जो आपका सफेद काला रंग है वो रंगों को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका काला रंग है जो वस्तुओं में सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो आप बेटा इस बात को याद रखिएगा कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए हमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन हमारी मिट्टी की उर्वरता को, फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरिया उर्वरक है किसका, नाइट्रोजन आधारित, पोटाशियम आधारित, फास्फोरस आधारित या फिर आपका मिश्रित। तो यूरिया एक तरह से हम मान सकते हैं ये आपका नाइट्रोजन आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इस क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन के अंदर पूरा करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर 365.4 के समथिंग होता है, इसी वजह से 4 साल के बाद में एक यहाँ पर क्या हो जाता है, दिन एक्स्ट्रा, जिसको हम 366 लीप वर्ष के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली आपके 365 दिन होते हैं और 4 साल में जो यहाँ पर क्या है, आधा आधा जो 1/4 बड़ा, उसी की वजह से फिर यहाँ पे एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपका क्या क्वेश्चन है कि आपसे पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। तो आपातकालीन प्रावधान आपके 356 भी है, 352 भी है, 360 भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या है, आपातकालीन प्रभाव यहाँ पे क्या है, प्रबंधन है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 360 है वो किससे रिलेट करता है, वित्तीय आपातकाल से रिलेट करता है, ठीक है ना। आपका यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो 60 के तहत आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका बेटा इसके साथ ही राष्ट्रपति यहाँ पे जो आपका क्या है, राष्ट्रीय आपात यदि पूछा जाए, आपका राष्ट्रीय आपात है वो कौन सा है, तो राष्ट्रीय आपात आपका हो जाएगा यहाँ पे 352, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात यानी कि देश के अंदर यदि आपस में एक दूसरे के यहाँ पर क्या है, कारण किसी भी कारण से यहाँ पे आपात लगता है, आपस में यहाँ पर मनमुटाव के कारण जो भी होता है उसको हम 352 अनुच्छेद के तहत लेते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन किसमें लगता है, तो राष्ट्रपति शासन आपका लगता है 356 आर्टिकल के तहत। और तीनों के तीनों प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, जिसे हड़प नीति कहा जाता है, किसने लागू की थी, आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जब तक आपके अंदर उम्मीद जिंदा रहेगी ना, तब तक बेटा आप जंग में हार के भी फिर से जीत सकते हो। लेकिन आपकी उम्मीद खत्म तो मामला ही खत्म, ठीक है ना। यहाँ पर अभी भी आपके पास 58 दिन का समय बचा हुआ है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप में से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी यदि आप 58 दिन ईमानदारी से डेली क्लासेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, रूटीन से शाम को 6:30 बजे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन की क्लास है उसको अटेंड करते हैं, प्रॉपर आप sscgkgs.com वेबसाइट के ऊपर जो आपके क्विज आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको डेली यहाँ पर रूटीन से लगाते हैं। और जो टॉपिक आपका वहां से गलत हो रहा है उसे YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन में बैच के माध्यम से कंप्लीट करते हैं।
तो अभी भी 58 दिन के अंदर इस लड़ाई को आप जीत सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी भी पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वही बात है बेटा, उखड़ी के अंदर सिर दे दिया तो मुसड़ी से क्या डरना, होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, पेपर के बाद ही पता चलना है, उससे पहले तो लड़ लो। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? तो आपका बेटा डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने सतारा, जेतपुर, जब संबलपुर, झांसी जैसे जो राष्ट्र हैं उनको अपने अंदर शामिल कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन दोनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब लागू हुई थी? 1970 में। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां स्थापित किया गया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे में यहाँ पे स्थापित किया गया था। कब? 1956 के अंदर। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और कब किया गया था? 1956 के अंदर। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। और भाभा यहाँ पे परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? आपको इसके बारे में बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्लेगरा रोग उत्पन्न होता है विटामिन B3 की कमी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अब इन 58 दिनों के अंदर डेली आप लोगों के लिए यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ ऐसा नया कंटेंट रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल स्टिक फॉरवर्ड रहेगा। और डायरेक्ट एग्जाम के अंदर बिल्कुल यहाँ पे उसी से क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब एक दिन की भी क्लास यदि आपने मिस की तो घाटा आपका है। ठीक है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब क्वेश्चन क्या है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपकी केरल राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक जगह पर बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 108 है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। और साथ ही उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष है, उसी के द्वारा बेटा इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मेधा पाटकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? आपको इसके बारे में बताना है। तो अर्धचालक आपका सेमीकंडक्टर, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और वो कौन है? सिलिकॉन है। और जो हमारी भूप्रपट्टी का दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट यदि आपसे अबंडेंट एलिमेंट पूछा जाए बहुतायत में, यहाँ पे बहुतायत में पाए जाने वाला तत्व, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। ठीक है ना, सेकंड भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला तत्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। ब्लैक बॉक्स किसमें पाया जाता उपयोग होता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो ब्लैक बॉक्स का उपयोग बेटा हवाई जहाज के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे, उससे पहले सभी बच्चों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों की यहाँ पे जितनी यूट्यूब की क्लासेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको बेटा टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करना है।
और जो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया गया है YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर कंप्लीट बैच के साथ, चाहे आप ट्रेडमैन के बच्चे हों, चाहे GD के बच्चे हों, चाहे कलरक के बच्चे हों, इस आर्मी अग्निवीर का बैच सभी बच्चों को 100% मिलने वाला है और वो भी मात्र 299 रुपए में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर कॉल या मैसेज करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि भारत में GST कब लागू हुआ? तो भारत के अंदर GST लागू हुआ था आपका बेटा 2017 में। इसके साथ ही नीति आयोग आपका कब बना था? तो नीति आयोग बना था 2015 में। साथ ही यहाँ पर बेटा नोटबंदी कब हुई थी, इसके बारे में आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हिंग यहाँ पे हिग्स बोसान किससे संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लग रही है? कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? और साथ ही साथ इस क्लास का 2 से 3 बार रिविजन करना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हिग्स बोसान आपका मास या द्रव्यमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपको इसके बारे में बताना है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे और हर क्वेश्चन को दिमाग में घुसाते चलेंगे, ठीक है ना? अपने दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए, हर क्वेश्चन को यहीं पर आपके दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग यदि आपका लक्ष्य आपके सामने 100% पक्का है तो दिमाग का तो इधर उधर जाने का मतलब ही पैदा नहीं होता, ठीक है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों का काम किया था, ठीक है ना? भारत और पाकिस्तान दोनों का ये मिला जुला बैंक था। लेकिन 1949 के अंदर क्या है बेटा, 1949 में भारत ने RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें ना। आपसे यदि पूछा जाए कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे 1949 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? आपको इसके बारे में बताना है। तो ओजोन परत आपकी स्ट्रेटोस्फीयर कह दीजिए, समताप मंडल कह दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? समताप मंडल है जिसके अंदर क्या पाई जाती है? आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस कीजिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपको इसके बारे में बताना है। तो पंचायती राज की सिफारिश यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और कब? 1957 के अंदर। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और सबसे पहले पंचायत का गठन कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले पंचायत है गठित हुई थी आपके बेटा राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना? सबसे पहले नागौर राजस्थान के अंदर पंचायत का गठन हुआ था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका टी यहाँ पे डी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। चिपको आंदोलन रिलेट करता है आपके वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, यदि आपसे पूछ ले कि इसका नेता कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना? सुंदरलाल बहुगुणा है जो क्या थे बेटा? चिपको आंदोलन के नेता थे। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत यहाँ पे बेटा आपका विमान पोतक है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना? विमान वाहन पोतक कौन है? तो आपका INS विक्रांत है। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखा है। और जिसे यहाँ पर बेटा 2022 के अंदर किसमें शामिल किया गया है? विमान, यहाँ पे विमान वाहक पोत के अंदर शामिल किया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि DNA की पूर्ण रूप क्या है? तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि जब आप 66 पेपर लगाएंगे तब जाकर आपके बेटा 200 जीके जीएस के क्वेश्चनों का रिवाइज होगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? क्या उन 66-67 पेपरों के यहाँ पर मॉक टेस्ट से ज्यादा ये क्लास उनके ऊपर भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना। और जिस बच्चे को लगता है ना कि मैडम की स्टार्टिंग में कही गई वो बात बिल्कुल सही है, तो इसी क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। अपने व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, आज जहां पे भी आप सेव कर सकते हो वहां सेव करके रखना और पेपर से पहले कम से कम 2 बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के लेखक हैं यहाँ पर विष्णु शर्मा, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही साथ रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई है, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 है, जो भारत की दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ली जाए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी है, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की यदि आपसे पूछ ली जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? आपकी बेटा गोदावरी है, इस बात को भी आप याद रखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल कब 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही किसकी सहायता से? सोवियत रूस की सहायता से, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा। सोवियत संघ या फिर आप कह सकते हैं रूस की सहायता से भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट है। कब? 19 अप्रैल 1975 को, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि किस राज्य को भारत का मसाला शहर कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। या किस राज्य को भारत के मसाले का बगीचा, मसाला बगीचा कहा जाता है, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो लौह पुरुष को के नाम से बेटा हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके द्वारा 562 जो रियासतें हैं, ठीक है ना, जो 562 अलग अलग रियासतें थी, अपना अलग अलग यहाँ पे संघ बनाए, राज्य बनाए बैठी थी, उन सभी को भारत में इकट्ठा करने का जो काम है वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा और साथ ही साथ एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं एक बार सेल चेंज कर लेती हूँ तब तक। को दिया गया है कि कनिष्क किस वंश का शासक था, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो शक संवत की स्थापना भी बेटा कनिष्क के द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन का क्या, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका बेटा हुबली में, और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और साथ ही कहां पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ ही साथ कैसे सदस्य यहाँ पे अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही साथ कब बने थे, तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन है, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी आपके बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, आपका वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बता गई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। या फिर कह सकते हैं विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत पठार है, जिसे हम विश्व की छत या फिर आपका सबसे ऊंचा पठार हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो खजुराहो मंदिर आपका बेटा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को लग रहा है कि भाई हम लोगों को तो यहाँ पे थकान होने लगी, इतनी लंबी हम क्लास एकदम से नहीं ले पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप एक बार बीच में 2 मिनट का 5 मिनट का पॉज ले लीजिएगा। उसके बाद में साथ में अपना टाइमिंग है उसको नोट रखिएगा। जहां से आपने क्लास को छोड़ा है वहीं से आपने दोबारा से उस क्लास का रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब बना था, तो यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है बेटा 28 फरवरी को, किसकी याद में, सीवी रमन की याद में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही साथ 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो आपका 5 जून को बनाया जाता है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बारे में जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जब आपसे पूछी जाएगी तो यकृत है, जबकि सबसे छोटी पूछी जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ एसिड के नाम से H2SO4 को जानते हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा और अपने मन में एक बात हमेशा याद रखेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वो होगा तभी जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, आपको इसके बारे में बताना है।
तो रतौंधी रोग उत्पन्न होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि ध्वनि की गति वायु में लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटमस पेपर का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है किसके लिए बेटा, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। यदि एसिड होगा, क्या होगा, अम्ल होगा, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा, बदलेगा किसमें, रेड में। और जब बेस होगा तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस नाम की हड्डी, जो किसमें मिलती है, कान में। और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर नाम की हड्डी, जो कहाँ पर है, जांग में पाई जाती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे और साथ ही साथ सभी बच्चे एक बार फटाफट से मैसेज करके बताएंगे कि आज की क्लास में मजा तो आ रहा है, कैसी लग रही है क्लास। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आज सभी बच्चे लिखेंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्या यहाँ पे आपके लिए जो कंटेंट यहाँ पे 10-15 दिन मेहनत करके बनाया गया है, वो मेहनत आप लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं है, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि धातु का कौन सा गुण उसे तार में खींचने योग्य बनाता है। तो धातु का यहाँ पे डक्टिलिटी यानी तन्यता है, जो उसे यहाँ पर तार में बदलने योग्य बनाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि सबसे ज्यादा या कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सबसे अधिक गर्म ग्रह की जब बात आती है तो वो कौन सा है, आपका बेटा शुक्र है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, परत है, ठीक है ना, जो क्या करती है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेती है, उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे क्या करती है, यहाँ पे गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग है। उसका मेन रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। जब हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो एकदम से गर्मी हाय 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 मचा देती है ना। अगले क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय के अंदर बेटा टोटल 4 कक्ष होते हैं, 2 आपके लेफ्ट में, ठीक है, और 2 किस में होते हैं, राइट में होते हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर अलिंद और निल्ले के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अलिंद और दूसरा क्या होता है आपका निल्ले, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, आर्टरीज, और दूसरी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय सेना का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय सेना का प्रमुख कार्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि IAF यानी भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को ये बता रखा है भाई, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो सन यदि पूछ ले तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना दिवस बनाया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है, आपको इसके बारे में बताना है। तो INS विक्रांत यहाँ पे क्या है, विमान वाहक पोत है यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा।
आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेना दिवस यानी थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आर्मी अग्निवीर 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है ना। और आपसे यदि पूछा गया सेना दिवस या फिर थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर बार यहाँ पे लगभग तीसरे चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, 15 जनवरी को क्या बनाते हैं, भारतीय थल सेना दिवस बनाते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय नौसेना का, यदि आपसे वायुसेना का पूछा जाए तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नभः स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। आपका नभः स्पर्शम दीप्तम किसका है, वायुसेना यानी एयरफोर्स का है। और जब आपसे यहाँ पे नेवी का पूछा है तो नेवी का क्या हो जाएगा बेटा, सम नो वर्ण, ठीक है ना। आपका क्या है, सम नो वर्ण आपका किसका है, यहाँ पर बेटा नौसेना का आदर्श वाक्य है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को क्या था बेटा, यहाँ पे कारगिल की लड़ाई हुई थी और आपका कारगिल विजय दिवस उसी दिन यहाँ पे जीता गया था। इसीलिए यहाँ पे कारगिल विजय दिवस या फिर कारगिल दिवस आपका 26 जुलाई को बनाया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर का नाम भावना कंठ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा यदि आपसे पूछा जाए इनके द्वारा अकेला जो यहाँ पर क्या है 2019 में MiG-21 जो फाइटर पायलट है उसको उड़ाकर इन्होंने एक इतिहास रचा था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो ऑपरेशन मेघदूत रिलेट करता है सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, 13 अप्रैल 1984 को, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा 13 अप्रैल 1984 को किया गया था और जिसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत कार्यक्रम को चलाया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी आधार कहाँ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय यहाँ पे नौसेना का पहला पनडुब्बी आधार करवार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है पराक्रम दिवस, जिसे हम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जयंती के नाम से भी जानते हैं। आर्मी अग्निवीर 2023 के अंदर इस क्वेश्चन ने तहलका मचाया है, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कह दे या फिर आपसे यहाँ पर बेटा क्या पूछ लें, पराक्रम दिवस पूछ लें, किसकी याद में मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 यहाँ पर जनवरी को किसकी याद में बनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाते हैं। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय सेना का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। आर्मी जीडी 2022 के अंदर ये जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से सभी बच्चे याद रख लेंगे कि भारतीय सेना का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि आईएएफ सेना के सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। लगाओ हिंट, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। देखते हैं कितने बच्चों का क्वेश्चन ये ठीक होता है। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर जो सेना के अभ्यास सूर्य किरण का उद्देश्य है आपका बेटा भारतीय और साथ ही नेपाल संयुक्त अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है आईएनएस अरिहंत क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आईएनएस अरिहंत आपकी बेटा परमाणु पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। और जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपके बेटा सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे, ठीक है ना। विजयंत क्या है, आर्मी कलरक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत का पहला जो टैंक है विजयंत आपका है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयंत का मतलब क्या है, जिसकी जीत का कभी कोई अंत ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विजेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। जब आपसे भारतीय वायुसेना का पूछा गया तो आप किसके साथ जाएंगे, वीर चक्र के साथ। जब भारतीय थल सेना का यहाँ पे पूछा जाएगा तो थल सेना का वीर पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आपका परमवीर चक्र है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा आपका बेटा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका बेटा स्वर्ण मंदिर पर जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसके लिए कौन सा चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, यदि आप लोगों ने देखी हो, संजय दत्त की फिल्म है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कहाँ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा करवार आईएनएस कदंबा में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आर्मी अग्निवीर 2023 का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सभी बच्चे सुन लीजिएगा कि मार्चिंग ऑनर्स किस सेना की परेड है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा, आर्मी की तैयारी करने लग रहे हो और तुम्हारे यहाँ पर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मार्चिंग ऑनर्स सेना की ही परेड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। यहाँ पर मार्चिंग ऑनर्स भारतीय सेना की परेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तेजस क्या है, तो तेजस आपका लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और एक बार सभी बच्चे फटाफट से यहाँ पे कमेंट करेंगे कि क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सभी कमेंट करो फटाफट से, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर क्लास के साथ अभी तक ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। हर बच्चे का नारा होना चाहिए जय हिंद जय भारत का। एक बार फटाफट से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि एक जोश, जुनून, जज्बा पैदा हो और अब आगे के क्वेश्चन के लिए हम सभी तैयार हो जाएं। क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो ऑपरेशन राहत यमन से नागरिकों का बचाव है। 2015 के अंदर जब संकट आया था यमन के ऊपर, उस टाइम पर ऑपरेशन राहत एक यहाँ पर क्या चलाया गया था बेटा, एक ऑपरेशन चलाया गया था। किसके लिए, यमन से नागरिकों को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि आर्मी ट्रेडमैन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सेना का विजयंत डिवीजन कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय सेना का विजयंत डिवीजन आपका बेटा राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि आईएएफ के एयर सुपीरियरिटी अभ्यास का उद्देश्य क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आईएएफ के एयर सुपीरियरिटी अभ्यास का उद्देश्य बेटा वायु युद्ध कौशल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ में याद रखेंगे डेली शाम को 6:30 बजे आपके आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही डेली यहाँ पर हर तीसरे दिन एक स्पेशल मास्टर क्लास आपके लिए इसी चैनल के ऊपर आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नौसेना का वरुण अभ्यास किस देश के साथ होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय नौसेना का वरुण अभ्यास आपका रिलेट करता है किसके साथ, फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज आपकी 5000 प्लस किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि भारतीय वायुसेना का गरुड़ कमांडो बल किस
वर्ष बना, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखेगा कि भारतीय वायुसेना का गरुड़ कमांडो बल है वो आपका 2004 के अंदर बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे और साथ ही साथ हर एक बच्चे का आज फीडबैक आना चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्या 66-67 पेपर के ऊपर ये एक क्लास भारी है या नहीं है? क्या इस क्लास का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन पवन किस युद्ध का हिस्सा था? आपको इसके बारे में बताना है। तो ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शांति सेना के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब? यहाँ पे 1987 में, ठीक है ना। कब बनाया गया था? 1987 के अंदर बनाया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु बनाया गया था कोविड के दौरान नागरिकों की वापसी, जो दूसरे देशों के अंदर लोग फंसे हुए थे, नौसेना के माध्यम से उन्हें वापस से लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि स्कॉर्पियन ने पनडुब्बियां भारत ने किस देश से खरीदी तकनीक ली? तो आप बेटा इस बात को याद रखेगा कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारत ने फ्रांस देश से खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्च लाइट किस युद्ध से संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि ऑपरेशन सर्च लाइट 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए जो यहाँ पे क्या था बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसके लिए ऑपरेशन सर्च लाइट यहाँ पे बनाया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। अग्निवीर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार कौन सा है? आपको इसके बारे में बताना है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता के आई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आपकी भारतीय सेना का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार आपका बेटा परमवीर चक्र है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले क्या मिला था? यहाँ पर बेटा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपको इसके बारे में बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। राखलदास बनर्जी है जिनके द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। तो ऋग्वेद आपका बेटा रिलेट करता है प्रारंभिक वैदिक काल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको इसके बारे में बताना है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, भाई आज की क्लास आप सभी को कैसी लग रही है? एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी बच्चे करेक्ट आंसर क्या करेंगे? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। अशोक ने बुद्ध धर्म कब अपनाया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था बेटा कलिंग युद्ध के बाद में, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व क्या किया था? यहाँ पर बेटा अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद में इसने क्या कर लिया था? यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि गुप्त काल के नाम से बेटा स्वर्ण युग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे, तब तक मैं एक बार सेल चेंज कर लेती हूँ। आपका क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बेटा गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखेंगे, यदि कोई बच्चा मान लीजिए स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन से नहीं जुड़ा है, वो 50 क्वेश्चन के बाद जुड़ा है या 100 क्वेश्चन के बाद में जुड़ा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, जो पीछे के 100 क्वेश्चन बन गए उनको आपने यहाँ पे दोबारा से जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उनका रिवीजन करना है। किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे क्लास अटेंड की है, उसने 190 क्वेश्चन पूरे के पूरे लगा लिए, वो 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, हो सकता है कि 190 क्वेश्चनों से आपको उतना फायदा ना मिले, पहले के शुरू के 10 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, उसी के अंदर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंस जाए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जहां से क्लास को अटेंड किया है 200 क्वेश्चनों की ये क्लास है, उसमें से यदि आपका एक भी क्वेश्चन छूटा है तो उस क्वेश्चन को आपने जरूर इस वीडियो के अंदर वॉच करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था, तो हड़प्पा सभ्यता में सोने का भी यूज होता था, कांसा का भी यूज होता था, तांबे का भी यूज होता था, लेकिन लोहे का यूज नहीं होता था। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पहला तीर्थकर कौन था, ऋषभ देव थे। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखते ना, ऋषभ देव के द्वारा ही जैन धर्म की स्थापना की गई थी, इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, कब, 1206 में, ठीक है ना। और कौन से वंश के तहत, गुलाम वंश के तहत, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। गुलाम वंश है जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था और जिसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके साथ ही इसी के यहाँ पर 1206 से 1290 तक इनका शासनकाल चला था, और जिस दौरान यहाँ पे इल्तुतमिश जो इसका क्या था, जमाई था, ठीक है ना, बेटी का हस्बैंड था, उसने किस वंश की स्थापना की थी बीच में, इसके मरने के बाद इल्बरी वंश की स्थापना यहाँ पे की थी, इल्बरी वंश से संबंधित था। वैसे तो यहाँ पे चलेगा गुलाम वंश ही, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए इल्तुतमिश कौन से वंश का यहाँ पे वंश से था, तो इल्बरी वंश से था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बेटा क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सुधार और बाजार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक किस लिए प्रसिद्ध था, आपको इसके बारे में बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक विचित्र प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था, तो विचित्र प्रयोग, अजीब और गरीब यहाँ पे प्रयोग करता था। उसने क्या किया था, दिल्ली जो राजधानी थी, ठीक है ना, दिल्ली से राजधानी को कहां पर लेके चला गया था, दौलताबाद में। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी, यदि आपसे पूछ ली जाए, तो दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी को स्थानांतरित करने वाला भी कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रंगीला शासक भी कहा जाता है, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ये जो किन्नर होते थे उस टाइम पे, उनके साथ ये डांस करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपका बेटा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जिसके द्वारा तुजक ए बाबरी पुस्तक की भी रचना की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुजक ए बाबरी की रचना आपसे पूछी जाए या बाबरनामा की रचना पूछी जाए तो वो किसने की थी,
तो बाबर नामा की रचना भी यहाँ पर बेटा वो किसके द्वारा की गई है, बाबर के द्वारा की गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अकबर के दरबार में यहाँ पे नवरत्न कितने थे, तो अकबर 9, 9 का मतलब कितना होता है 9, और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, कब, 1582 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसका सबसे पहले अनुसरण किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर बेटा बीरबल के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। और जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल के अंदर बता चुकी हूं कि हरिश्चरित्र के लेखक कौन थे। तो सभी बच्चे इस बात में जानते हैं कि हरिश्चरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, आपको इसके बारे में बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है, और कहां पर स्थित था, गुजरात के अंदर। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा के अंदर स्थित है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मैक्सनीज किसके दरबार में आया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो मैक्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे, आपको इसके बारे में बताने हैं। तो अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि के अंदर, और जिसको बेटा 1887 में सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिए ना। जो अशोक के यहाँ पे शिलालेख हैं, उसको पढ़ने का, उनको ट्रांसलेट करने का जो काम है वो किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब, 1837 में। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, आपको इसके बारे में बताना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। इलाहाबाद प्रस्थिति किससे संबंधित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो इलाहाबाद प्रस्थिति संबंधित है आपकी समुद्रगुप्त से। इसी के अंदर समुद्रगुप्त के जीवन से संबंधित जो चीजें हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख के ऊपर देखने को मिलती हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। फयान भारत कब आया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो फयान गुप्त काल शासन में आया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। तो हर्षवर्धन रिलेट करता है बेटा वर्धन वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी पूछ ली जाए तो कौन सी है, ठीक है ना। यदि आपसे इसकी राजधानी पूछी जाए हर्षवर्धन की, तो राजधानी कौन सी थी, कन्नौज थी। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली आपकी बेटा रिलेट करती है किससे, राजस्व और साथ ही साथ भूमि व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। भाई हौसला कमजोर पड़ना शुरू हो गया है ना, थक तुम्हारे माँ बाप तो नहीं थकते, नहीं थकते ना, तुम्हारे टीचर्स तो नहीं थकते, तो तुम कैसे थक गए। सपना किसका है, तुम्हारा है। कामयाबी किसकी, किसको चाहिए, तुम्हें चाहिए।
तरक्की किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए। आजादी किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए। ठीक है, और जेब में मोटा पैसा भी किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए। तो मेहनत भी कौन करेगा? तुम करोगे। ठीक है, हम तो तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ हेल्पर है, सहायक है, आपके माँ बाप भी और आपके टीचर्स भी। सपना तुमने देखा है तो पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। समझ गए? ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? आपको इसके बारे में बताना है। तो मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि आईने अकबरी पुस्तक की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको इसके बारे में बताना है। तो टोडरमल यहाँ पे बेटा अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे और ये आपके रिलेट करते थे राजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? आपको इसके बारे में बताना है। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनके द्वारा 1674 के अंदर क्या की गई थी बेटा? मराठा साम्राज्य की स्थापना रायगढ़ किले के अंदर की गई थी। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना। ठीक है ना। रायगढ़ का जो किला था उसमें इन्होंने शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि गुरु नानक किस धर्म से संबंधित थे? तो गुरु नानक रिलेट करते हैं किससे बेटा? आपके सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इनका जन्म तलवंडी के कहां पर बेटा? यदि आपसे पूछ लिया जाए जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी के नानका साहिब जगह पर हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना। ठीक है ना। ननकाना साहिब जो जगह है वहां पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था और जिसकी वजह से इनका नाम नानक रखा गया था। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको इसके बारे में बताना है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? आपको इसके बारे में बताना है। तो अब ध्यान से औरंगजेब का नाम लो, क्या है? अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। औरंगजेब का पूरा नाम क्या है? अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। कब? 1336 में। और किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना। ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि कृष्णदेव राय किस वन से संबंधित थे? आपको इसके बारे में बताना है। तो कृष्णदेव राय तुल्लू वन से रिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बीजापुर किस सल्तनत का हिस्सा था? आपको इसके बारे में बताना है। तो बीजापुर बहमनी सल्तनत का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि 10 राज युद्ध का वर्णन किस वेद में है? आपको इसके बारे में बताना है और अपने दिमाग के अंदर अपना लक्ष्य हमेशा रखना है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो लोग आज कह रहे हैं कि इसके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, कल वो लोग भी कहेंगे कि ये सब कुछ कर सकता है, हमें तो पूरा विश्वास था। लेकिन होगा तभी जब आज आप मेहनत करेंगे, और वो मेहनत तब होगी जब आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होगा, आप संघर्ष करने के लिए 100% तैयार रहेंगे, मेहनत करने को 100% आपके अंदर आग रहेगी सफलता पाने की।
अगला क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में है, आपको इसके बारे में बताना है। तो दशराज युद्ध का वर्णन बेटा ऋग्वेद के अंदर है, जिसमें राजा सुदास की जो यहाँ पे युद्ध है वो बाकी यहाँ पे राजाओं के साथ हुई थी। किस नदी पे? पुरुषनी नदी या फिर रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। इसको हम दशराज युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि मिलिंद पनाहो ग्रंथ किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मिलिंद पनाहो अभिलेख आपका मेनाडर यानी मिलिंद और आपका नागसेन से, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुप्तकालीन सिक्के जो स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को हम जानते थे दिनार के नाम से और चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से हम जानते, ठीक है ना। यदि आपसे चांदी के सिक्कों के बारे में पूछा जाए तो उसको हम किसके नाम से जानते थे? रुपयक के नाम से जानते थे। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रूपक, ठीक है ना, क्या नाम था? रूपक था। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे दूसरे तीसरे क्वेश्चन के अंदर, दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी थी वो रजिया सुल्तान थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश ने अपनी जो उत्तराधिकारी है वो किसको घोषित किया था? रजिया सुल्तान को। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि तारीख-ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो तारीख-ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार के तहत कौन सी सड़क बनवाई थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार के तहत जो सड़क बनवाई थी उसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड को हम किसके नाम से भी जानते हैं? सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है अकबर के समय, या अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था? तो रजनामा के नाम से हुआ था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या है? बदायूनी बर्नी के द्वारा इसकी यहाँ पर बेटा ट्रांसलेट किया गया था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। बयाउद्दीन बर्नी और दूसरा कौन था? फेजी। ये दो थे जिनके द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर बेटा जो आपकी यहाँ पे महाभारत है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने किसे सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो औरंगजेब ने यहाँ पर बेटा गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे उन्हें क्या दी थी? मृत्युदंड दिया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यमुना नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो यमुना नदी का उद्गम आपका यमुनोत्री के अंदर है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। और जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन भी रहेंगे, उसके लिए भी सभी बच्चों ने तैयार रहना है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, आपको इसके बारे में बताना है। और क्या जो थंबनेल पे मैंने बात लिखी थी कि यदि आपने इस क्लास को मिस किया तो आप पछताओगे, ये बात सही है या नहीं है बताना, ठीक है ना। आप लोगों को ये जो बात कही गई है, अब यहाँ पे आप लोगों ने 165 क्वेश्चन लगा लिए, तो क्या आप लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हर एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए, और जिस बच्चे को दिल से ये लगता है ना कि मैम ने हमारे लिए जो मेहनत की है, ये मेहनत वाकई यहाँ पे काबिल तारीफ है, और इसके ऊपर हम लोगों को 3 से 4 बार अपना समय देने की जरूरत है। अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर चाहे सेव करके रखना, चाहे व्हाट्सएप में अपने दोस्त को लिंक भेज के शेयर रखना, इस लिंक को आप लोगों ने अपने पास जरूर सेव रखना है। एग्जाम से कम 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना है। और क्वेश्चन क्या है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं, तो हिमालय पर्वत भारत में वलित प्रकार के पर्वत हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से भारत के राजस्थान शहर राज्य के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सबसे ऊंचा शिखर क्या, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछेंगे तो गुरु शिखर है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को और सिहाद्री के नाम से हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर आपका राजस्थान है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी गंगा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका सतपुड़ा पर्वत पे स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि भारत में कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो भारत में कंचनजंगा पर्वत आपका बेटा सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी, यहाँ पे वृद्ध गंगा या फिर आपसे पूछ ली जाए बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी हमारी गोदावरी नदी को ही जाना जाता है, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी आपकी गंगा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कितने राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से होकर बहती है, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार
पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आपका झारखंड। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर क्या निकलती है बेटा, गंगा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा राज्य सातों बहनों में शामिल नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपके बेटा ये जो 7 सिस्टर हैं इसमें कौन कौन आती है, आपका मेघालय आता है, मणिपुर आता है, असम आता है, नागालैंड आता है, त्रिपुरा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, और कौन आता है, मिजोरम आता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इन सातों बहनों का भाई कौन है, तो सातों बहनों का भाई सिक्किम, ठीक है ना। सातों बहनों का भाई यदि आपसे पूछा जाएगा तो फिर कौन है, सिक्किम है। इस बात को आपने याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो भारत का बांग्लादेश यहाँ पे जो देश है उससे तीनों साइड से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। महानदी किस राज्य से निकलती है, तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो सतपुड़ा की रानी के नाम से हम पंचमढ़ी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि लोकटक झील आपकी मणिपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। भारत की कौन सी नदी रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भारत की नर्मदा नदी है जो रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और साथ ही अपने दिमाग के अंदर दो बातें जरूर ध्यान रखेंगे। एक क्या कि YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर आर्मी अग्निवीर का आपका बैच चलने लग रहा है और वो भी मात्र 299 रुपए में। और साथ ही sscgkgs.com वेबसाइट पर sscgkgs.com वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी एग्जाम्स की यहाँ पर बेटा क्विज मिलने लग रही है, जिसके लिए आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि गुरु शिखर किस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, अरावली का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो भारत में साइलेंट वैली केरल राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इंदिरा पॉइंट भारत के किस द्वीप में स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी निकोबार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान करेंगे। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही अपना फीडबैक आज जरूर देके जाएंगे कि आज की क्लास में आप लोगों को कैसा लगा, क्या पढ़ने में मजा आया या नहीं आया, ठीक है ना। और साथ ही जो पुराने बच्चे हैं सभी बच्चे मैसेज करके बताएंगे कि अगली यहाँ पर मास्टर क्लास महामैराथन क्लास किस सब्जेक्ट की आपको चाहिए, ठीक है ना। हिमाद्री हिमालय का कौन सा भाग है आपको इसके बारे में बताना है, तो हिमाद्री हिमालय का आंतरिक महान हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ था, इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में आपकी नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस संशोधन ने जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधान को शामिल किया है। यानी कि जिम्मेदारी उन्मूलन कानून है, उसको पूरी तरह से वैलिड करने के लिए जो पहला सुरक्षित प्रावधान बनाया गया था वो किससे संशोधन में जोड़ा गया था? पहले संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 20 है, जिसके अंदर जो भारत के संविधान है उसमें संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से कौन सा संशोधन पारित किया गया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से आपका बेटा 7वां संशोधन पारित किया गया था। और कब? 1956 के अंदर। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे ना, कब पारित हुआ था? 1956 में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि किस संविधान संशोधन ने दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। तो यहाँ पर बेटा आपका 10वां जो संवैधानिक संशोधन है जिसने दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है कि किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। तो जो 12वां संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही साथ कब किया था? 1962 के अंदर। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, आपको इसके बारे में बताना है। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वें संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था। और कब? 1962 में। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी आयु को 60 से बढ़ाकर 62 15वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। और कब किया गया था? 1963 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति नहीं है। तो आपका संशोधन नंबर 24 है जिसके अंदर ये बात घोषित की गई है कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम या छीनने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1971 के तहत, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, गोलकनाथ जो समिति है वो इसी के लिए बनाई गई थी, इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना, ठीक है ना। गोलकनाथ समिति है जिनके द्वारा यहाँ पे क्या बनाई गई थी, ये बात रखी गई थी कि यहाँ पे किसी भी संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी यहाँ पर मौलिक अधिकार को कम करे या फिर उसको यहाँ पे छीन सके। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा? यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। तो ये थी आज की आपकी मास्टर क्लास, महा मैराथन क्लास किसकी? ऐसा यहाँ पे जीके जीएस की, जिसमें आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए आपके वो सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 वेरी, कितने वेरी लगाऊं उतने कम, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को सेव नहीं किया है, वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही जो बच्चे यहाँ पर बेटा अभी तक बैच के साथ नहीं जुड़े हैं,
सोच रहे हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो बेटा सोचना बंद कर दो, काम पे फोकस कर लो। वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन पर आर्मी अग्निवीर का आपका कंप्लीट बैच चलने लग रहा है। तुरंत बैच परचेज करके आज से ही अपने सारे टॉपिक क्लियर करना स्टार्ट करो। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज सभी बच्चों के मैसेज आने चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था जिसको देखकर आपके मन में ये आया कि ये मास्टर क्लास मुझे कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करनी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।